गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। बेटा सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। स्पेशली ऑडियो के बारे में बताओ, ऑडियो ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मुझे बताओ ऑडियो क्लियर है कि नहीं। थैंक यू साहिल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड इवनिंग, जय श्री राम। चलो सब कुछ क्लियर है, अच्छी बात है। थोड़ा कम साउंड आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। डबल वॉइस आ रही है, क्या बात कर रहे हो। एक सेकंड एक सेकंड। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये डबल वॉइस कैसे आ रही है भाई। हाँ भाई अभी बताओ, अभी भी डबल वॉइस आ रही है क्या। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी ठीक है। अबे कुछ लोग बोल रहे हो सब कुछ क्लियर है, कोई बोल रहा है कि सर डबल वॉइस आ रही है, क्या सीन है। चलो बढ़िया बढ़िया, क्लियर है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ऑल ओके बता रहे हैं ज्यादातर लोग, तो शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो प्रॉपरली ऑडिबल है, शुरू करते हैं। तो बेटा आज का हमारा सेशन ये पार्ट 2 है। कल तो इसी माइक के चक्कर में क्लास हो नहीं पाई, पर कुछ सेटिंग्स करके इसको ठीक कर लिया गया है ओबीएस में। एनीवेज, तो कल तुम्हारा टेस्ट हुआ था, टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो कल जो टेस्ट हुआ है उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमारा ये जो पार्ट 2 है, गुप्त और उत्तर गुप्त साम्राज्य का, इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। रिफ्रेश कर लो भाई, रिफ्रेश कर लो एक बार। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया। तो बेटा पढ़ाई करोगे तो टेस्ट बढ़िया ही होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहले तो यह है कि भैया देखो, तुम में से जिन भी लोगों ने अभी तक फाउंडेशन बैच नहीं लिया है और तुम्हें जरूरत फील हो रही है, तो बेटा ले लो। 25 अगस्त तक का ऑफर है तुम्हारे पास। और अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो तुम्हारे जो भी जान पहचान वाले हैं उनको बता दो कि बहुत बढ़िया कोर्स, बहुत जबरदस्त कोर्स है, और नैया जो है पार हो जाएगी, ठीक है। अगर ढंग से पढ़े, जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे ढंग से पढ़े तुम भी, तो नैया पार हो जाएगी। और अगर अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो एटीएम बैच में रहने का भी कोई फायदा नहीं, पहले ही बता रहा हूं। एटीएम का मतलब ही है एवरेज टू मास्टर। जो एवरेज लोग हैं, जो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वो एटीएम में है तो अच्छी बात है, पर जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है वो एटीएम लेके रखा हुआ है, उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन फटाफट सभी लोग जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज ऑल्सो अ गुड वीणा प्लेयर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग। सची को भाई, तेरे लिए भी हार्ट है, चल।
जवाब दो भैया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक आधा सेकंड के लिए बफरिंग हो रही है तो क्या दिक्कत है, इंटरनेट बढ़िया चल रहा है। देख लिया मैंने, देख लिया, बीच में एक बार थोड़ा सा वो डाउन गया इंटरनेट, देखा मैंने। बाकी सब ठीक है, सभी लोग रिस्पॉन्ड करो कि इनमें से कौन सा गुप्त शासक एक वीणा वादक भी था। सभी लोग जवाब दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, शाबाश। बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा भाई? समुद्रगुप्त। आंसर है समुद्रगुप्त। ध्यान से देखो, समुद्रगुप्त सही आंसर है बेटा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, शुरुआत में एक चीज बता देता हूं कि गुप्त एम्पायर में, यानी गुप्त साम्राज्य में 6 to 7 राजा हुए। ठीक है, 6 to 7 राजा हुए। पहला राजा जो फाउंडर था वो था श्रीगुप्त। कौन था बच्चों? श्रीगुप्त। ठीक है, इसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, गुप्त एम्पायर को एस्टैब्लिश किया 240 एडी में, और 280 एडी तक इसने रूल किया। ठीक है बच्चों, हाँ अब ध्यान से देखते जाओ। श्रीगुप्त ये तो फाउंडर हो गया, इसके बाद इसका एक नल्ला बेटा आया जिसने कुछ नहीं किया साले ने, वो था घटोत्कच। घटोत्कच, ये नाम तुम्हें सुना सुना लगेगा क्योंकि महाभारत के टाइम पे तुमने देखा है कि भीम और हिडिंबा का बेटा घटोत्कच, वही नाम है यहां पर, वो बंदा नहीं है, घटोत्कच नाम है। इसने भी 280 से 319 एडी तक रूल किया। ठीक है, तीसरा रूलर आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। भाई गुप्त साम्राज्य का जो पहला इंपॉर्टेंट रूलर है वो ये है, पहला इंपॉर्टेंट रूलर। भले ही देखो फाउंडर भले ही श्रीगुप्त रहा हो, पर पहला इंपॉर्टेंट रूलर है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इसने रूल किया 319 एडी से और 335 एडी तक। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है बच्चों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने रूल किया 335 से 375 एडी तक। उसके बाद बच्चों आता है चंद्रगुप्त टू, यानी चंद्रगुप्त का पोता चंद्रगुप्त। ठीक है, पर वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये चंद्रगुप्त टू, और इसने रूल किया 380 एडी से। भाई ध्यान से देखो, 375 में तो पिताजी चले गए हैं, 375 में तो समुद्रगुप्त चला गया है, पर ये गद्दी पर बैठ रहा है 5 साल बाद। देखो भाई, भाइयों को मारने में 5 साल का टाइम तो लगता है, अशोक के टाइम से तुमने सीखा है ना भाई। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। ध्यान से देखो बेटा, तो चंद्रगुप्त टू ने भी अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारा और उसके बाद गद्दी हासिल की 380 एडी से। फिर ये 413 एडी तक गद्दी पर बैठा। कहीं कहीं पे 415 लिखा हुआ है, 415 लिखा हुआ है। यू गो विद दिस फैक्ट ओनली, क्योंकि ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, चंद्रगुप्त टू के बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, यही है वो कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसको स्टैब्लिश किया था। 413 से लेकर इसने रूल किया 455 तक। इसी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया था, कुमारगुप्त ने। ठीक है, और इसके बाद इसका बेटा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं गुप्त एम्पायर में। ये 455 से 467 एडी, 467 एडी तक था। इसके बाद तो विष्णुगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त सेकंड, अलग अलग रूलर्स आए, पर हमारे लिए ये 7 इंपॉर्टेंट है। और 7 में भी जो इंपॉर्टेंट है वो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखो वीणा प्लेयर कौन है भैया? वीणा प्लेयर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वीणा प्लेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके सोने के सिक्के मिले हैं। ध्यान से सुनना बेटा, समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, जिसपे ये दिखा है वीणा बजाते हुए। गोल्ड कॉइन्स पे वीणा प्ले करते हुए दिख रहा है, वीणा प्ले करते हुए दिख रहा है। तो गोल्ड कॉइन्स पर वीणा प्ले करते हुए दिख रहा है समुद्रगुप्त। और तुम विश्वास नहीं करोगे तो ये देखो भाई, ये समुद्रगुप्त है।
ये समुद्रगुप्त है, वीणा बजा रहा है, ठीक है, वीणा वादक के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, टेंशन ना लो। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इसकी गोल्ड कॉइन्स में, सोने के सिक्के में इसको वीणा प्ले करते हुए दिखाया जा रहा है। और एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उस जमाने में, गुप्त एम्पायर में जो सोने के सिक्के होते थे, गोल्ड कॉइन्स होते थे बच्चों, गोल्ड कॉइन्स को बोलते थे दिनार। क्या बोलते थे? दिनार। तो ये दिनार है। गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे बच्चों? दिनार। ठीक है, चलो। और समुद्रगुप्त के बारे में वैसे भी तुम सब जानते होगे, सिर्फ वीणा प्लेयर नहीं था भाई, कवि भी था, पोएट भी था। ये तो पोएट भी था, कवि भी था। और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी कई सारी पोएम्स मिली हैं, हाई मेरिट पोएम्स लिखी भाई इसने। हाई मेरिट पोएम्स का मतलब होता है बढ़िया लेवल की कविताएं लिखी हैं, हाई मेरिट पोएम्स लिखी हैं, बढ़िया कविताएं लिखी हैं इसने। और इस वजह से इसको एक टाइटल भी मिलता है, इसने एक उपाधि भी ली, इसने एक टाइटल भी लिया अपने आप के लिए, और उस टाइटल का नाम है कविराज। अपने आप को इसने क्या बोला? कविराज। तो कविराज का टाइटल दिया इसने अपने आप को, क्यों? यानी कवियों में राजा, मुझसे बढ़िया कोई कवि नहीं, ये कहना चाह रहा है ये कविराज। बिल्कुल। और बिल्कुल बिल्कुल यहां पर एक बच्चा बोल रहा है कि सर नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन नेपोलियन। वैसे तो नेपोलियन तुम सबको मालूम है, फ्रेंच आर्मी का जनरल था, है ना भाई? फ्रेंच आर्मी का जनरल था नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन। अच्छा, नेपोलियन के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नेपोलियन ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, पर उसका जो लास्ट युद्ध था, वाटरलू का युद्ध 1815 में, वो हार गया था। ध्यान से सुनो, नेपोलियन के साथ कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि नेपोलियन भी बहुत बहादुर था, बहुत ब्रेव था, बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी थी उसकी, बहुत जबरदस्त उसका नेतृत्व था। सेम ब्रेवरी इसमें भी है, और सेम नेतृत्व की जो क्षमता है वो भी इसके अंदर है, लीडरशिप की क्वालिटी इसके अंदर है। पर नेपोलियन के साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता भाई। नेपोलियन तो ससुरा एक बैटल हार गया अपना, 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था वो। पर हमारा समुद्रगुप्त कभी कुछ नहीं हारा, ही नेवर लॉस्ट अ बैटल। इसने सिंगल बैटल नहीं हारा, हमारे समुद्रगुप्त ने एक सिंगल बैटल नहीं हारा। तो भाई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। और अगर कंपैरिजन करना है तो नेपोलियन साला 1815 में मरा है, नेपोलियन 1815 में मरा है। हमारा समुद्रगुप्त उससे 1500 साल पहले था, ठीक है, उससे 1500 साल पहले जिंदा था। तो भाई हमारे समुद्रगुप्त को तुम इंडियन नेपोलियन क्यों बोल रहे हो? अबे अपने नेपोलियन को बोलो ना कि वो यूरोपियन समुद्रगुप्त है। समझ में आ रही भी बात? पहले वो पैदा हुआ है कि ये पैदा हुआ है? तो हमारे समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन नहीं बोलना चाहिए, अपने उस नेपोलियन बोनापार्ट को बोलो कि वो यूरोपियन समुद्रगुप्त है। ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखो बेटा। पीयूष बाबू, अब देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास इंडियन नेपोलियन बोला है अब देखो, बोला है तो बोला है, एनसीईआरटी में आ गया तो आपको तो फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, बहस तो कर नहीं सकते। तो बेटा इंडियन नेपोलियन बोला है किसने? एक राइटर है, उसका नाम है वी ए स्मिथ। क्या नाम है बच्चों? वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ। वी ए स्मिथ ने एक किताब लिखी है अपनी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री का मतलब है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन इतिहास। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का प्राचीन इतिहास, ये किताब लिखी है। उस किताब में इसने बोला है कि भाई कितना बहादुर था, कितनी जबरदस्त नेतृत्व करने की क्षमता थी समुद्रगुप्त में, वो तो इंडियन नेपोलियन था। ससुरा इंडियन नेपोलियन। वी ए स्मिथ ने, अब तुम याद कर लो बस इसको, वी ए स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। ठीक है, सब ये पढ़ के आएंगे कि इसे इंडियन नेपोलियन बोला है, पर किसने बोला है ये तुम पढ़ के जाओ भाई। वी ए स्मिथ, ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा,
अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखो, अगला क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड्स ग्रेट यूनिवर्सिटीज and an important Buddhist center of academic excellence. Which Indian ruler founded it? चलो बताओ भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में एक और शैक्षणिक उत्कृष्टता के महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? मैंने तुम्हें अभी बताया, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, कुमारगुप्त फर्स्ट। कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त सेकंड तो स्कंदगुप्त के भी बाद आता है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और मैं ईयर भी बता देता हूं आपको बेटा, देखो कुमारगुप्त का जो रूलिंग पीरियड है वो था 413 एडी से लेकर 455 एडी तक, चंद्रगुप्त टू के मरने के बाद ये गद्दी पर बैठा। और 427 एडी में इसने यूनिवर्सिटी बनवाई, 427 एडी में इसने यूनिवर्सिटी बनवाई है, 427 एडी में, ठीक है, बिहार के नालंदा में। कहां पर? नालंदा में। तब इसका नाम क्या पड़ा? नालंदा विश्वविद्यालय। और एक चीज और याद रखना, ये राजगीर के पास है। बिहार में एक जिला है राजगीर, जैसे राजगृह बोलते थे पहले, तो ये राजगीर के पास नालंदा में इसने बनवाई थी 427 एडी में, ठीक है। और कुमारगुप्त के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा, पर उससे पहले तुम ये देख लो, ये देखो भाई, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का अवशेष है, बचा हुआ हिस्सा है। देख रहे हो भाई कितनी जबरदस्त यूनिवर्सिटी रही होगी, बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी रही है। और अभी तो ये मान के चलो बेटा तुम कि उसका सिर्फ 4 से 5%, या ये मान के चलो 6 से 7% एक्सकेवेशन हुआ है। जितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी थी, जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसका सिर्फ 5 से 6 या 6 से 7% ही खुदाई में मिला है। अभी तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये जमीन के नीचे पता चलेगा जब खुदाई होगी। तो आसपास के इलाकों में लोग बस गए हैं, इसलिए खुदाई करना पॉसिबल नहीं है, पर जितना एरिया खाली था वहां पर खुदाई करने के बाद बहुत बड़ा एरिया निकल के आया है। और उससे भी अभी 9 से 10 गुना बड़ा एरिया जमीन के नीचे है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो इसे नालंदा यूनिवर्सिटी का महाविहार बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, बख्तियार खिलजी ने, बिल्कुल बेटा, इसे जलाया किसने था? इसे जलाया किसने? भाई कुमारगुप्त ने तो बनाया, और इसको जलाया मोहम्मद गौरी का एक जनरल था, एक आर्मी जनरल था। जलाया गया किसके द्वारा? इट वॉज बर्न्ट बाई बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1119, देखो ध्यान से, 1199 में इसको जलाया था, ठीक है भाई। 1199 में बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। और इसमें ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इसमें इतनी सारी किताबें थी वहां पर कि 3 महीने तक लगातार आग जलती रही। 3 महीने तक लगातार आग जलती रही भाई लोग, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी, इतनी सारी किताबें थी वहां पर, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का आर्मी जनरल था। जब ये बिहार और बंगाल के इलाकों को जीत रहा था मोहम्मद गौरी के लिए, तब इसने उस लाइब्रेरी को जलाया था, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ये बख्तियार खिलजी वाली एक छोटी सी कहानी, अगर तुम कहो तो बता दूं कि क्यों जलाई इसने, रीजन क्या है। बेसिक बात ये थी, अब ऐसा कहा जाता है, ये कितनी सच है नहीं कह सकते, पर इस तरह की कहानियां हैं। देखो ध्यान से, एक बार क्या होता है कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। एक बार ये बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया, तो इसने अपने जो भी हकीम वगैरह हुआ करते थे उनको बोला कि मेरा इलाज करो, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, मेरा इलाज करो। हकीम वगैरह ने हजारों 100 दवाइयां खिलवा दी इसको, पर यह सही नहीं हुआ, ठीक है, ये सही नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो इसको लगा कि अब मैं क्या करूं। तो इसको पता चला कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेद विभाग है, जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, वहां पर एक आचार्य हैं, वहां पर एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है आचार्य, ध्यान से देखो कहानी बता रहा हूं, आचार्य राहुल श्रीभद्र जी। तो आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को इसने बुलवा लिया
क्योंकि आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जाने माने प्रोफेसर थे। इनको बुलवा लिया और बोला देखो भाई, मैंने तुम्हें बुलवाया है मेरा इलाज करवाने के लिए, मैंने बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं, मेरे हकीमों ने मुझे बहुत सारी दवाइयां खिलवाई, पर मैं वैसा का वैसा ही हूं, मैं बीमार हूं और तुम्हें मेरा इलाज करना है, पर एक शर्त है। आचार्य राहुल को इसने एक शर्त में डाल दिया कि मुझे हिंदुस्तानी दवा नहीं खानी, अब मुझे ठीक करो। और अगर मैं ठीक नहीं हुआ, एक तो मैं हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा, और दूसरा दूसरा मुझे ठीक करके दिखाओ। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो तुम आ तो गए हो मेरे पास, मैं तुम्हें वैसे ही मार दूंगा। तो क्या होता है, आचार्य राहुल श्री भद्र जी ने बोला कि ठीक है, आप मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, कुछ दिनों का समय दे दीजिए और मैं आपको ठीक करके दिखाता हूं, मैं कोई हिंदुस्तानी दवा आपको नहीं खिलाऊंगा। आचार्य राहुल श्री भद्र जी इतने समझदार कि इन्होंने क्या किया, बख्तियार खिलजी के सामने जब दोबारा आए तो ये किताब लेके आए। किताब का नाम है कुरान। इस्लाम में बहुत ही पवित्र किताब है, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है ना, उस तरह से। तो इस्लाम में कुरान है। तो कुरान के पन्नों पर जो आचार्य राहुल है, इन्होंने क्या किया, वो जो दवाई थी उसका लेप लगा दिया। उस कुरान के पन्नों पर दवाई का लेप लगा दिया और इस तरह से लगाया कि वो दिखता नहीं है। लेप लगा हुआ है पर वो दिख नहीं रहा है। तो राहुल आचार्य ने क्या किया, इनके सामने वो किताब लेके गए, कुरान लेके गए और कुरान को उनके सामने प्रेजेंट करके बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, इस पन्ने से लेकर इस पन्ने तक कुरान को पढ़ो आप और अपने आप ठीक हो जाओगे। इसने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते वक्त क्या करते हैं, जब बहुत सारे पन्ने होते हैं तो हम पढ़ते वक्त क्या करते हैं, पन्ना पलट नहीं रहा तो क्या करते हैं, थूक लगाया, पन्ना पलट दिया, थूक लगाया, पन्ना पलट दिया। तो ऐसे ऐसे करते गया, थूक लगाते गया और इसकी वजह से क्या हुआ, वो दवाई इसके मुंह में जाती रही और ये जब तक वो पन्ने खत्म किए इसने पढ़कर, ये ठीक हो गया। इसको लगा यार ये क्या इलाज किया इसने, ना मैंने कोई दवाई खाई, मैंने सिर्फ कुरान पढ़ी और मैं सही हो गया। बाद में उसे पता चला कि आचार्य राहुल श्री भद्र जी ने उसको कैसे ठीक किया। तो खुश तो बहुत हुआ ये, पर जब इसको बाद में पता चला कि अच्छा हिंदुस्तानी दवाई खिलाई है मुझे, तब जाके उसने गुस्सा निकाला और इसने जाके नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। ये एक कहानी कही जाती है। समझ में आ रही भी बात? सच्ची को बेटा देखो, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं बेटा, क्लास की डिग्निटी मेंटेन करनी है, इस तरह की बातें नहीं। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर हमें पता चल गया कि बख्तियार खिलजी ने, बेटा ये 1199 है, 1199 है, ठीक है, 1199। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इस कुमार गुप्त के बारे में कुछ दो चार पॉइंट से ध्यान से सुन लो। कुमार गुप्त के बारे में पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भाई ये चंद्रगुप्त टू का बेटा है और उसकी बीवी का नाम था चंद्रगुप्त टू की ध्रुव देवी। तो पहला पॉइंट तो हम यहां लिख सकते हैं कि भाई, पहला पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि सन ऑफ चंद्रगुप्त टू एंड ध्रुव देवी। किसका बेटा है? ध्रुव देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त टू और ध्रुव देवी का बेटा है। दूसरा पॉइंट बच्चों यह है कि इसने, जैसे इसके फादर ने टाइटल अज्यूम किया था विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया था अपने चंद्रगुप्त टू ने, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन उज्जैन के राजा रुद्रसीमा थ्री को हरा दिया था। तो अपने बिगेस्ट एनिमी रुद्रसीमा थ्री, जो उज्जैन का राजा था, उसको हरा के चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया। इसने भी एक टाइटल अज्यूम किया। इसने जो उपाधि हासिल की, इसने जो टाइटल लिया वो है महेंद्र आदित्य। क्या नाम है बच्चों? महेंद्र आदित्य। महेंद्र आदित्य की उपाधि इसने ली। उसके बाद देखो, जैसे अशोक ने अपने बारे में अभिलेख लिखवाए, वैसे ही गुप्त शासकों ने भी, गुप्त रूलर्स ने भी अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, अभिलेख लिखवाए चट्टानों में। और जो सबसे ज्यादा अभिलेख, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें किसी राजा के मिले हैं गुप्त शासकों में, तो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस इसके मिले हैं। तो सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस इसके मिले हैं। सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस इसी के मिले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस वाला, अभिलेख वाला शासक, रूलर
उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी इसने एस्टैब्लिश की, ये हमारा पॉइंट है ही। नालंदा यूनिवर्सिटी इसी ने एस्टैब्लिश की 427 एडी में, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी इसी ने एस्टैब्लिश की। और एक पॉइंट और, जैसे भगवान शिव के काफी रूलर्स भक्त रहे हैं, भगवान विष्णु के भक्त रहे हैं, ठीक है, ये रहे हैं भगवान कार्तिकेय के भक्त। तुम सब जानते हो कि अपने जो लॉर्ड शिवा हैं, जो अपने लॉर्ड शिवा हैं, तो लॉर्ड शिवा जो हैं उनके बड़े बेटे का नाम है भगवान कार्तिकेय, ठीक है। तो लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का भक्त है ये, ठीक है। तो ये वर्शिपर था लॉर्ड कार्तिकेय का, ठीक है। और कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के बड़े बेटे, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। बाकी एक लास्ट पॉइंट बताता हूं। एक तुर्क मंगोल ट्राइब थी हूण, हूण। तो हूणों ने जब गुप्त साम्राज्य पर अटैक किया, तो कुमारगुप्त के टाइम पर ही किया था। कुमारगुप्त के टाइम पर एक तुर्क मंगोल ट्राइब, एक तुर्क मंगोल प्रजाति जो है उसने अटैक किया। और जब अटैक किया तो कुमारगुप्त उस अटैक को सह नहीं पाया, लड़ते लड़ते हूणों से मारा गया, ठीक है। तो ये है 6 पॉइंट्स अपने कुमारगुप्त के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु असेंडेड द गुप्ता थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त फर्स्ट? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद, मैं चंद्रगुप्त 2 की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रगुप्त 2 के बाद तो कुमारगुप्त आया। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताओ भाई, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, शूद्रक, श्रीगुप्त? जल्दी बताओ। समुद्रगुप्त, बिल्कुल। क्योंकि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है ये सन था, बेटा था किसका? सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड हिज वाइफ कुमार देवी। तो कुमार देवी और चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था समुद्रगुप्त। और दूसरा तुम सबको मालूम है इसके बारे में, प्रयाग प्रशस्ति, सबको मालूम है ना? प्रयाग प्रशस्ति मैंने तुम्हें कल भी मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसके सैनिक अभियानों की तारीफ करते हुए इलाहाबाद के किले में, अकबर फोर्ट में प्रयाग प्रशस्ति इसके दरबारी कवि हरिसेन ने, है ना, हरिसेन ने संस्कृत में लिखवाया है। ध्यान से सुनो, यानी अपने राजा की तारीफ करते हुए, अपने राजा के मिलिट्री एक्सपीडिशन, सैन्य अभियानों की तारीफ करते हुए पूरा का पूरा एक इंस्क्रिप्शन संस्कृत भाषा में हरिसेन ने लिखवाया है। और ये कहां लिखवाया है? इलाहाबाद पिलर पर, इलाहाबाद स्तंभ पर, इलाहाबाद स्तंभ, जो कि आज के टाइम में कहां पर है? इलाहाबाद फोर्ट में, अकबर के फोर्ट में। अकबर का किला कहो, इलाहाबाद फोर्ट कहो, एक ही बात है। वहां पर आज के टाइम में इंडियन आर्मी है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया कि वो इलाहाबाद पिलर पहले, वो इलाहाबाद पिलर पहले वो कौशाम्बी में था। जब अशोक ने उसको बनवाया था तो एक्चुअल में वो कहां पर था? कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से उसको शिफ्ट किया गया इलाहाबाद, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये जो शिफ्टिंग हुई है, इस अशोकन पिलर की जो शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग बाय जहांगीर, जहांगीर ने शिफ्ट किया। और इस इलाहाबाद पिलर पर आज के टाइम में 4 लोग मेंशन्ड हैं, 4 लोग वहां पर वर्णित हैं। एक तो इलाहाबाद पिलर पर सबसे पहले अशोक, क्योंकि अशोक का ही पिलर है, उसी ने बनवाया था पिलर। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा समुद्रगुप्त, अशोक के बाद जो राजा हुआ जिसने अपना नाम लिखवाया वहां पर, या अपने बारे में कुछ लिखवाया, तो वो समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति इसके बारे में वहां पर है। और उसके बाद आता है जहांगीर, और जहांगीर ने फिर साथ में बीरबल का भी नाम लिखवाया, ठीक है। बीरबल आप सब जानते हो, है ना, बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक। चलो, राजा बीरबल। तो इस तरीके से ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में हम सब जानते हैं कि इसे इंडियन नेपोलियन बोलते हैं, वीए स्मिथ ने बोला है। हमने ये भी देखा कि ये वीणा वादक भी था, क्योंकि इसके सिक्के जो हैं हम देख सकते हैं कि ये वीणा बजाते हुए दिख रहा है। ये कई सारी पोएम्स लिख चुका है, तो इसे कविराज का टाइटल भी मिला। अच्छा, इसने एक चीज और की, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तुमने सुना होगा,
अश्वमेध यज्ञ, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं अश्वमेध सैक्रिफाइस। क्या बोलते हैं? अश्वमेध सैक्रिफाइस। देखो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं जल्दी से सभी को। बेटा अश्वमेध, ध्यान से देखो, नई नई एलशिफ तानसेन नहीं लिखवाया, बीरबल लिखवाया है। देखो भाई ध्यान से, अश्वमेध सैक्रिफाइस या अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है प्राचीन काल में जब किसी राजा को अपनी सुप्रीमेसी, जब अपनी ताकत को दिखाना होता था कि मुझसे मुझसे बड़ा राजा, मुझसे ताकतवर राजा कोई नहीं है, तो वो राजा अश्वमेध यज्ञ कंडक्ट करवाता था। वो क्या करता था, अपने राज्य के किसी एक घोड़े को वो वर्शिप करता था, पूजा पाठ करता था, उसकी पंडित के द्वारा पूजा पाठ करवाता था और उसे अपने राज्य के बाहर छोड़ दिया करता था। ठीक है, अब वो जो घोड़ा है वो अकेले नहीं है, उसके साथ राजा की आर्मी की एक टुकड़ी भी होती थी, पर राजा की आर्मी की टुकड़ी घोड़े को गाइड नहीं करेगी किधर जाना है, तो राज्य के बाहर घोड़ा छोड़ दिया। अब वो घोड़ा जहां जहां अपने आप चढ़ता हुआ, टहलता हुआ, भागता हुआ जाएगा, वहां वहां उसके पीछे पीछे आर्मी जाएगी राजा की, और जो एरिया वो घोड़ा कवर करता जाएगा अपना चलते फिरते दौड़ते भागते, तो वो एरिया राजा का होता जाएगा। राजा के राज्य के बाहर का एरिया भी राजा का होता जाएगा जहां जहां घोड़ा घूमेगा। अगर बाई चांस कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता है या कोई भी इंसान उस घोड़े को रोकता है, तो फिर राजा की आर्मी के साथ उसे युद्ध करना होता था। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और किसी ने उसको घोड़े के रोकने की हिम्मत नहीं की। और याद रखना, जब घोड़ा एक साल घूम के आ जाता था, एक साल के टाइम पीरियड के लिए जाता था, एक साल जब घूम फिर के आ जाता था घोड़ा, तो उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी, उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, बिल्कुल जैसे अपने रामायण में लव और कुश ने भगवान राम के उस अश्वमेध यज्ञ को रोका था। ठीक है, चलो, तो यहां पे समुद्रगुप्त हो गया, तुम सबको मालूम है। ठीक है, बाकी एक चीज याद रखो बेटा कि ये जो ब्रह्मगुप्त है ये तो मैथमेटिशियन था। इसी गुप्त पीरियड में, गुप्त काल में ये क्या था? मैथमेटिशियन था, गणितज्ञ था, और साथ ही साथ खगोल शास्त्री भी था, एस्ट्रोनॉमर, स्पेस की स्टडी करता था। ठीक है, और अगर डिटेल में बात करें तो भाई उज्जैन में, उज्जैन समझते हो सब, मध्य प्रदेश में इंदौर के थोड़ा ऊपर महाकाल की नगरी, तो उज्जैन में एक स्पेस लैब थी, एक अंतरिक्ष केंद्र था, स्पेस सेंटर था उज्जैन में। उस स्पेस लैब का, उस स्पेस सेंटर का हेड था ये। ठीक है, उज्जैन में स्पेस लैब का क्या था? ये हेड था। बाकी शूद्रक एक राइटर हुआ करता था, गुप्त काल में एक राइटर था शूद्रक, और इसने एक किताब लिखी, एक नाटक लिखा है, मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम। तो इसने ये प्ले लिखा है, ये नाटक लिखा है मृच्छ कटिकम। ठीक है बच्चों, मृच्छ कटिकम, ये नाटक लिखा है इसने, ये राइटर था, नाटक या फिर प्ले या ड्रामा। और श्रीगुप्त तो फाउंडर है भैया, श्रीगुप्त तो फाउंडर है, गुप्त साम्राज्य का फाउंडर है। और इसने एक टाइटल अज्यूम किया था श्रीगुप्त ने, महाराज। हिंदुस्तान में पहली बार, जो हमारे पास जो अभी तक एविडेंसेस हैं हिस्ट्री में, महाराज टाइटल का इस्तेमाल पहली बार श्रीगुप्त ने किया है, महाराज टाइटल का इस्तेमाल पहली बार श्रीगुप्त ने किया है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हर्षवर्धन कोर्ट पोएट? भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन को तो तुम सब जानते हो, मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि भाई पुष्यभूति डायनेस्टी है ना भाई, यानी वर्धन डायनेस्टी, पुष्यभूति राजवंश, उसका राजा रहा है ये, पुष्यभूति राजवंश का राजा रहा है। और राजा कहां का रहा? कन्नौज का रहा। पहले इनकी राजधानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर थी, है ना भाई। पुरानी राजधानी क्या थी? पुरानी राजधानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेसर, पुरानी राजधानी थानेसर, नई राजधानी कन्नौज। और कन्नौज से इसने शासन किया 606 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, 647 ईस्वी तक। ठीक है, इसने शासन किया।
तो बहुत जबरदस्त रूलर। और इसका दरबारी कवि था बच्चों बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने इसके बारे में एक किताब लिखी है हर्षचरित, इसकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरित, हर्षचरित। और बाण भट्ट ने एक किताब और लिखी है, उस किताब का नाम है बच्चों, उस किताब का नाम है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। और मैंने तुम्हें याद रखने का तरीका बताया था, हर्ष बेनीवाल की दारू विद डैड वाली सीरीज याद रखो, तो उसमें तुम्हें अच्छा पता चलेगा कि उसमें जो हर्ष बेनीवाल है वो हर्ष है, और दूसरा वो जिसका रोल प्ले करता है दारू विद डैड में वो कादम्बरी है, ठीक है। तो हर्षचरित कादम्बरी याद रखो, हर्ष कादम्बरी। बाकी जयदेव जो है बच्चों, जयदेव जो है ये जो है आई गेस 11वीं या 12वीं शताब्दी में, 11वीं या 12वीं शताब्दी में ये एक राइटर हुआ करते थे, ठीक है। हाँ, 11वीं 12वीं शताब्दी में एक राइटर थे, उड़ीसा के गजपति राजाओं के, यहां पर उड़ीसा के जो गजपति रॉयल फैमिली थी, गजपति राजा थे, गजपति शासक थे, उनके ये दरबारी कवि रहे, ठीक है। जयदेव जो है दरबारी कवि रहे, कोर्ट पोएट रहे गजपति राजाओं के, ओडिशा के। और इन्होंने एक किताब लिखी है, इन्होंने किताब लिखी गीत गोविंद, गीत गोविंद की रचना की इन्होंने, गीत गोविंद। श्री राधा है ना, राधा कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के बारे में इन्होंने पूरी की पूरी वो प्रेम कहानी वगैरह लिखी गीत गोविंद में, तो श्री कृष्ण और राधा के बारे में। बाकी चंद बरदाई तो तुम सब जानते हो, चंद बरदाई ने तो एक किताब लिखी है पृथ्वीराज रासो, किताब कह लो कविता कह लो, क्योंकि पूरी की पूरी कविता ही किताब है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी की पूरी उनके जीवन के बारे में लिखा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बचपन का मित्र रहा है, ये बचपन का मित्र रहा है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। और बिल्हण जो है, बिल्हण ये कश्मीर का कवि है, कश्मीर का कवि है बिल्हण, ठीक है, कश्मीर का कवि बिल्हण। और ये भी 11वीं शताब्दी में रहा, 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी एडी में रहा, ये भी कश्मीर का कवि है। और इसने एक किताब लिखी थी चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका, यानी एक चोर की प्रेम कथा, एक चोर की प्रेम कथा है चौर पंचाशिका, जो लिखी है कश्मीर के 11वीं शताब्दी के कवि बिल्हण ने, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो, एक्चुअल फाउंडर कौन है गुप्त एम्पायर में, एक्चुअल फाउंडर कौन है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त है ना भाई। 240 से 280 एडी तक शासन किया है, भले ही शासन बेकार किया, मतलब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर एक चीज याद रखना, ये फाउंडर है, गुप्त डायनेस्टी का संस्थापक है, फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश का संस्थापक। और दूसरा टाइटल कौन से अज्यूम किया, जल्दी से बताओ, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ, कौन सा टाइटल अज्यूम किया? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मैंने बोला ऐसा करने वाले पहला राजा है, बताओ कौन सा टाइटल अज्यूम किया इसने, कौन सी उपाधि धारण की है, जल्दी बताओ बेटा। महाराज, बहुत बढ़िया गीतांजलि, महाराज, महाराज का टाइटल, शाबाश बच्चों शाबाश। तो महाराज का टाइटल अज्यूम करने वाला, उपाधि धारण करने वाला पहला राजा है भारत का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त टू। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त टू की बेटी का नाम बताइए। किसी को मालूम है क्या? अगर किसी को मालूम है तो रिस्पॉन्ड करो भैया। किसी को मालूम है कि चंद्रगुप्त टू की बेटी का नाम क्या है? लोपामुद्रा। ससुरो ऐसी तुक्का मार रहे हो बस, हाँ तुक्का मार रहे हो भाई।
रुद्रमा देवी, ना तो लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी तो काकतीय वंश, आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की महारानी थी। हाँ अब आ जाओ और दूसरे वाले ऑप्शंस पे आ जाओ। पार्वती गुप्त नहीं, प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। ठीक है, ये नाम तो ऐसे ही लिख दिए हैं। ये काकतीय वंश की महारानी थी साउथ में, आंध्र प्रदेश में। तो चंद्रगुप्त टू की बेटी है प्रभावती गुप्त, याद रखना बेटा। मैंने तुम्हें बताया था चंद्रगुप्त टू ने एक तो शादी की थी ध्रुव देवी से, उससे बेटा हुआ कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त की ही हाफ सिस्टर है, हाफ सिस्टर है मतलब दूसरी मदर से है ये। तो चंद्रगुप्त टू ने शादी की थी कुबेर नाग से, कुबेर नागा, कुबेर नागा एक लड़की थी, उससे शादी की। और चंद्रगुप्त टू और कुबेर नागा की बेटी है प्रभावती गुप्त। कौन है भाई लोग? प्रभावती गुप्त। और एक चीज और बताता हूं, प्रभावती गुप्त की शादी हुई है वाकाटक राजा से। वाकाटक राजवंश तुमने सुना होगा, मध्य भारत में वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन, रुद्रसेन सेकंड के साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ इसकी शादी हुई थी। और रुद्रसेन द्वितीय ज्यादा रूल नहीं कर पाया, वाकाटक वंश का राजा था, 5 साल रूल कर पाया और फिर उसकी डेथ हो गई। पर प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन टू के 3 बेटे जरूर हुए जो बाद में जाके राजा बने। एक तो था दिवाकर सेन, ठीक है, दिवाकर सेन। दूसरा है दामोदर सेन, दामोदर सेन। और तीसरा है बच्चों, तीसरा है प्रवर सेन, प्रवर सेन। तो ये 3 बेटे हैं इसके, ठीक है, प्रभावती गुप्त के। चलो बेटा, तो ये प्रभावती गुप्त है चंद्रगुप्त टू की बेटी, जिसकी शादी हुई थी वाकाटक वंश के रुद्रसेन टू से, और उसको फिर 3 बच्चे हुए। चलो नेक्स्ट, विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर। जल्दी बताओ, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी। अब्दुल वाहिद क्या पूछ रहा है बाबू? बिल्कुल। हाँ भाई, तो विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ फेमस गुप्ता रूलर, चंद्रगुप्त टू, बिल्कुल, है ना। उज्जैन के राजा, जो कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उज्जैन का राजा था रुद्र सिम्हा थ्री, रुद्र सिम्हा थ्री। उसको हराकर मारने के बाद, रुद्र सीमा को हराकर, अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराकर ये टाइटल अज्यूम किया है। तो उज्जैन के राजा रुद्रसिम्हा थ्री को हराकर विक्रमादित्य टाइटल उसने अपनाया, विक्रमादित्य उपाधि अपनाई। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स। पंचतंत्र दंत कथाओं के संग्रह के लेखक कौन है? यानी पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र की कहानियां पता है ना सबको? अच्छा औशिक, दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवर सेन, दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवर सेन। आई हैव रिपीटेड औशिक। बिल्कुल अपने से, कुंदन अपने से उपाधि ले रहे हैं भाई, अपने से उपाधि ले रहे हैं ये। चलो देखो इधर पे, तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु गुप्त नहीं, विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र को किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। और विष्णु शर्मा ने एक और किताब लिखी, हितोपदेश, हितोपदेश। कौन सी किताब बच्चों? हितोपदेश, यानी किसी के हित में दिया गया उपदेश, किसी की भलाई के लिए दिया गया उपदेश, हितोपदेश। ठीक है बच्चों, तो ये है विष्णु शर्मा की लिखी हुई पंचतंत्र और फिर हितोपदेश। तो बेटा आज का हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। जो कल टेस्ट हुआ है उसे कल डिस्कस करेंगे, और अगर
आप में से जिन्होंने एटीएम बैच में शामिल हो रखे हो और लग रहा है कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो बेटा अगली क्लास फाउंडेशन की है। फाउंडेशन में बहुत बढ़िया मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। अगर आपकी बेसिक्स कमजोर है तो आप अपना पूरा फाउंडेशन बैच ले सकते हो फॉर CBT 1 CBT 2। और आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। प्लेजर अक्षय भाई, प्लेजर। थैंक यू अब्दुल, टेक केयर, बाय बाय। फाउंडेशन वालों फटाफट से मिलते हैं, चलो।